ठीक है, तो अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा करेंगे। तो जब भी हम ये भारी भरकम शब्द सुनते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिमाग में आता है कि आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये 2003 में एक रिपोर्ट शुरू की थी। अच्छा। और उसका मकसद था दुनिया भर के देशों को इस आधार पर रैंक करना। रैंक करना किस आधार पर? इस आधार पर कि वहां एक नया बिजनेस शुरू करना और चलाना कितना आसान है या कितना मुश्किल। मतलब एक तरह से देशों का रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल, ये एक तरह से देशों का रिपोर्ट कार्ड ही था। उन्होंने कुछ 12 पैमाने मतलब पैरामीटर्स बनाए थे। जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करने में कितना समय लगता है, कंस्ट्रक्शन की परमिट लेना कितना मुश्किल है, बिजली का कनेक्शन आसानी से मिलता है या नहीं, प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना, लोन लेना, टैक्स भरना, ये सब कुछ इसमें शामिल था। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर को सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, ये उसका एक माप था। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। और यहाँ पर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर बनी थी। सोचिए, 2014 में हम 190 देशों में 142वें नंबर पर थे और 2019 तक हम 63वें नंबर पर आ गए। ये एक बहुत बड़ा सुधार था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत में बिजनेस का माहौल बदल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सर्वे सिर्फ दिल्ली और मुंबई में किया गया था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है ना? बिल्कुल। सितंबर 2021 में वर्ल्ड बैंक ने कुछ गड़बड़ियों और डेटा में हेरफेर की शिकायतों के बाद इस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब रिपोर्ट ही बंद कर दी? हाँ, हमेशा के लिए। ये काफी बड़ी खबर थी। अब वो एक नए तरीके पर काम कर रहे हैं जिसे बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट या BEE प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अच्छा। ये एक नया अप्रोच होगा बिजनेस क्लाइमेट को समझने का। तो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ एक शिफ्ट है। इसी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की थी, मेक इन इंडिया। हाँ, सितंबर 2014 में। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया का विजन बहुत साफ था, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब दुनिया की अगली फैक्ट्री कह सकते हैं। मकसद था कि विदेशी कैपिटल और टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाए और हम चीन को टक्कर देकर दुनिया के लिए एक पसंदीदा FDI डेस्टिनेशन बने। और इसका उद्देश्य सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर्स में भी सुधार लाना था। और इसका लोगो भी बहुत दमदार था। वो अशोक चक्र से प्रेरित कॉग्स यानी गरारियों से बना एक चलता हुआ शेर। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग, ताकत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और ऑब्जेक्टिव था 25 मुख्य सेक्टर्स में जॉब्स बनाना और लोगों की स्किल्स को बेहतर करना। जी, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इसमें शामिल थे। लेकिन सोर्स बताता है कि चुनौतियां भी थीं। चुनौतियां तो बहुत थीं। सबसे पहले तो पुराने आर्केइक कानून, मतलब अंग्रेजों के जमाने के कानून जो आज भी चल रहे हैं। अच्छा। फिर सरकारी कंपनियों, PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट, युवाओं के लिए सही स्किल्स की कमी, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की चुनौती, और सबसे जरूरी MSMEs पर ध्यान देना। हाँ, MSMEs यानी छोटे और मध्यम उद्योग जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। और चीन से मुकाबला करने के लिए R&D की कमी भी एक मुद्दा था। बिल्कुल, चीन के मेड इन चाइना अभियान से मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड क्लास R&D की कमी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इस पहल को 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर खड़ा किया गया था। न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स और न्यू माइंडसेट। हाँ, न्यू प्रोसेसेस का मतलब था प्रक्रियाओं को आसान बनाना, जैसे लाइसेंस राज खत्म करना। एक तरह से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेहतर सड़कें, बंदरगाह बनाना, न्यू सेक्टर्स यानी निवेश के लिए नए क्षेत्र खोलना। और ये न्यू माइंडसेट क्या था? इसका मतलब था सरकार का रवैया रेगुलेटर से बदलकर फैसिलिटेटर का करना। एक दोस्त की तरह जो मदद करे, ना कि हर बात पे सवाल पूछे। एग्जैक्टली। इसी के तहत कई कदम उठाए गए। निवेशकों के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाया गया, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित की गई जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की मदद करती है। और वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसका लक्ष्य रखा गया कि GDP का 25% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आए और 2022 तक 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा हों। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियान भी इसी का हिस्सा थे। हाँ, वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो कोविड-19 के दौरान हुई। आप उस FDI पॉलिसी में बदलाव की बात कर रही हैं? हाँ, सरकार ने एक अपॉर्चुनिस्टिक फॉरेन टेकओवर से भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए ये बदलाव किया था। ये क्या था? वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक कदम था। हुआ ये कि जब हमारी कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर थीं, तब भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से
कोई भी सीधे निवेश नहीं कर सकता था। मतलब चीन जैसे देशों से। हाँ, उन्हें पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। ये एक तरह से अपनी कंपनियों को बचाने का एक कदम था। और ये सफर यहीं नहीं रुका। दिसंबर 2022 में मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया। हाँ, अब फोकस 27 सेक्टर्स पर है, जिनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर्स हैं। तो अब लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बनाना है, साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना और रोजगार बढ़ाना। और जो PLI स्कीम आई है, वो भी इससे जुड़ी है? हाँ, वो इन सेक्टर्स में होने वाले कुल आयात का लगभग 40% कवर करती है। मेक इन इंडिया से ही जुड़ा है एक और शब्द जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, स्टार्टअप। बिल्कुल। चलिए, अब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर एक नजर डालते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका मिशन क्या था? इसका मिशन एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाना था जहां इनोवेशन को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हों। और ये सिर्फ टेक स्टार्टअप्स तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। और इसके लिए सरकार ने कई काम किए, जैसे कंप्लायंस को आसान बनाया, मतलब कागजी कार्रवाई कम की। हाँ, और एक स्टार्टअप इंडिया हब बनाया जो स्टार्टअप्स के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया को तेज और सस्ता किया गया। वो बहुत जरूरी था। साथ ही स्टार्टअप्स को सरकारी ठेकों में छूट दी गई। सेक्शन 80 IAC के तहत टैक्स में छूट दी गई। अटल इनोवेशन मिशन यानी एम और सेटू जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि स्कूल कॉलेज से ही इनोवेशन का कल्चर बने। और वो रिसर्च पार्क्स। हाँ, 7 नए रिसर्च पार्क्स बनाए जा रहे हैं IIT मद्रास के मॉडल पर। और सबसे बड़ी बात, कुछ श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दी गई, जो एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। और इसका असर भी दिख रहा है। सोर्स के मुताबिक भारत में फिनटेक अडॉप्शन रेट 87% है, जबकि दुनिया का एवरेज 64% है। और डिजिटल पेमेंट्स में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। UPI तो एक क्रांति है। आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर जगह UPI से पेमेंट हो रहा है। बिल्कुल। और गुजरात में गिफ्ट सिटी में एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब भी बनाया गया है। तो ये इकोसिस्टम काम कर रहा है। हाँ, 2024 तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत ही 1,57,706 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी थी। ये दिखाता है कि कैसे युवा अब जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। ये सब हमें एक नए दौर में ले जाता है, इंडस्ट्री 4.0। सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। इंडस्ट्री 4.0 या चौथी औद्योगिक क्रांति मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी टेक्नोलॉजीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाता है। मतलब ऐसी स्मार्ट फैक्ट्रीज? बिल्कुल, ऐसी स्मार्ट फैक्ट्रीज जहां मशीनें आपस में बात करती हैं, डेटा एनालाइज करती हैं और खुद फैसले लेती हैं। तो क्या भारत में ये बड़े पैमाने पर अडॉप्ट हो गया है? अभी नहीं, लेकिन माहौल तेजी से बदल रहा है। इसके लिए भी सरकार ने कुछ पहल की हैं, जैसे समर्थ उद्योग भारत 4.0। हाँ, और सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना। ये सब भविष्य की तैयारी है। और ये तैयारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में साफ दिखती है। भारत की रैंक 39th है जी, जो 2015 में 81वीं थी। एक जबरदस्त उछाल। बिल्कुल। हम अपनी इनकम ग्रुप की इकोनॉमीज में पहले नंबर पर हैं और सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में भी पहले नंबर पर हैं। और S&T क्लस्टर्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भी भारत चौथे स्थान पर है और हमारे 4 शहर दुनिया के टॉप 100 S&T हब्स में शामिल हैं। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन WIPO जो ये इंडेक्स जारी करती है, उसने भारत को कुछ सलाह भी दी है। हाँ, उन्होंने ह्यूमन कैपिटल यानी हमारे लोगों की स्किल्स को और बेहतर करने की सलाह दी है। और फाइनेंस तक पहुंच को आसान बनाना। और रेगुलेटरी बोझ को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। तो सुधार की गुंजाइश अभी भी है। हमेशा रहती है। और आखिर में कोविड-19 के दौरान हुए बड़े इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करना भी जरूरी है। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई बड़े ऐलान हुए, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कई हथियारों के आयात पर रोक लगा दी गई और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए अलग बजट रखा गया। बिल्कुल। और FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। और स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। एविएशन में 2025-26 तक और हवाई अड्डों को PPP मॉडल पर नीलाम करने की योजना है। सही है। मिनरल्स में सरकार का कोयले पर एकाधिकार खत्म कर कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई।
पावर सेक्टर में भी बदलाव हुए। हाँ, यूनियन टेरिटरीज की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का फैसला हुआ। यहाँ तक कि एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर्स को भी पीपीपी मोड पर मेडिकल आइसोटोप्स और फूड प्रिजर्वेशन जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई। जी, ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल रिफॉर्म्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारतीय बुनियादी ढांचा यानी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द बार बार आता है। सोर्सेस कहते हैं कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ जैसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या हाईवेज नहीं है। राइट। इसमें वो सारी बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना देश चल ही नहीं सकता, जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पानी की सप्लाई, ये सब कुछ। ये वो नींव है जिस पर आप समझिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर टिके हुए हैं। और हमारे सोर्सेज एक बहुत साफ बात कहते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरस्ट्रेन्ड है, मतलब इस पर कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बोझ है। हाँ, ओवरस्ट्रेन्ड। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अंडर इन्वेस्टमेंट। जरूरत के हिसाब से पैसा लगाया ही नहीं गया, खासकर पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में, यानी 1991 के बाद। और इसी वजह से हर जगह बॉटलनेक्स हैं, रुकावटें हैं। और इन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत भारी निवेश की जरूरत है। सही। सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का निवेश एक दूसरे का विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं, बल्कि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों की ही जरूरत है। हाँ। जैसे एक टीम में एक अच्छा बैट्समैन और एक अच्छा बॉलर दोनों चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से निवेश के लिए? वही सबसे बड़ा मुद्दा है। सोर्सेस कहते हैं कि इसके लिए उन्हें जनता से यूजर चार्जेस वसूलने की क्षमता बढ़ानी होगी। यूजर चार्जेस मतलब जो सर्विस इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए पैसे दे। हाँ, सीधा हिसाब। हाँ। पर ये हो पाए इसके लिए 3 चीजों पर खास जोर दिया गया है। पहला, पावर सेक्टर में सुधार। ओके। दूसरा, रोड यूजर चार्जेस, चाहे वो सीधी टोल के रूप में हो या फिर पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर। और तीसरा, रैशनलाइजेशन ऑफ रेलवे फेयर्स, रेलवे के किरायों को तर्कसंगत बनाना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे क्लियरेंस प्रोसेसेस में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाना। हाँ, और बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिसे अनबंडल कहते हैं। राइट। ताकि प्राइवेट कंपनीज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निवेश कर सके। राइट। और एक भरोसेमंद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। सही बात है। समय के साथ सोच में भी काफी बदलाव आया है। पहले प्लानिंग कमीशन का दौर था, अब नीति आयोग है। और नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 रिपोर्ट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पूरा सेक्शन है। वो मानते हैं कि ये सिर्फ विकास की नींव नहीं है, बल्कि बिजनेसेस के कंपेटिटिवनेस और नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी जरूरी है। और इसी सोच के तहत सरकार नए नए मॉडल्स भी आजमा रही है, जैसे पीबीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, HAM। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी में से एक सेक्टर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, पावर सेक्टर, बिजली। पावर आज ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे आराम और मनोरंजन यानी लेजर के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सही बात है। और भारत के पावर सेक्टर में पिछले कुछ सालों में डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ जबरदस्त बदलाव आए हैं। डिमांड साइड पर तो सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हर घर तक बिजली पहुंचाने का। और सप्लाई साइड पर एक ग्रीन एनर्जी की क्रांति आ गई है, सोलार और विंड एनर्जी। हाँ। आंकड़े देखें तो नवंबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 456.7 गीगावाट तक पहुंच गई। ये 7.5% की सालाना दर से बढ़ी है। और इसमें सबसे बड़ी कहानी, जैसा आपने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी की है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 209.4 गीगावाट हो गई। 209.4 गीगावाट। हाँ, जो साल दर साल 15.8% की बढ़ोतरी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 47% है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। सरकार की योजनाओं ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। 2014 में IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आई थी, जिसका मकसद शहरी इलाकों में 24/7 बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना था। राइट। और ग्रामीण भारत के लिए 2 बड़ी उपलब्धियां हैं। एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
जिसके तहत 100% गांवों का विद्युतीकरण हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा। और दूसरा सौभाग्य योजना, जिसके तहत हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया। सही बात। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कनेक्शन पहुंचा देना एक बात है, और उस कनेक्शन में भरोसेमंद बिजली मिलना बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर आती है T&D लॉसेस की समस्या, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला नुकसान। T&D लॉसेस मतलब वो बिजली जो पावर प्लांट में तो बनती है, पर हमारे घर तक पहुंचने में रास्ते में ही बर्बाद हो जाती है। सोर्सेस के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। बहुत। 2001-2 में ये लॉस 32.86% था। एक मिनट, 32.86%। मतलब 2001 में हम जितनी बिजली बनाते थे उसका लगभग 1/3, 1/3 लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब। ये तो विश्वास नहीं होता। ये ऐसे ही बात है कि आपने 3 रोटी बनाई और एक रास्ते में ही गिर गई। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। हालांकि सुधार हुए हैं। 2019-20 तक ये घटकर 20.46% पर आ गया। पर अब भी ये बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। इसकी तुलना अगर दूसरे देशों से करें तो चाइना में ये सिर्फ 6% है, साउथ कोरिया में 3.6%, हमारा 20.46% का आंकड़ा ब्राजील और रशिया से भी ज्यादा है। और ग्लोबल एवरेज? ग्लोबल एवरेज सिर्फ 8.5% है। मतलब हम एवरेज से डबल से भी ज्यादा बिजली बर्बाद कर रहे हैं। और इसका असर सिर्फ हमारे घरों की बत्ती गुल होने तक सीमित नहीं है। ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े नेशनल मिशंस पर भी सीधा असर डालता है। ऑब्वियसली। और जब बिजली कंपनियां यानी डिस्कॉम्स घाटे में चलती हैं तो पूरे बैंकिंग सेक्टर पर भी बोझ पड़ता है। बिल्कुल। और T&D लॉसेस से भी बेहतर एक और मैट्रिक है जिसे सोर्स में बताया गया है, AT&C लॉसेस, यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। AT&C? हाँ, ये नुकसान की असली और पूरी तस्वीर दिखाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ये टेक्निकल और कमर्शियल लॉस में क्या फर्क है? देखिए, टेक्निकल लॉस वो है जो सिस्टम की खामियों की वजह से होता है। पुराने तार, ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर्स, सिस्टम का अनप्लान्ड एक्सपेंशन, ये एक तरह से हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। अच्छा, हार्डवेयर की प्रॉब्लम। जी। जैसे पुरानी लीक करती हुई पानी की पाइपलाइन? बिल्कुल सही समझा आपने। और कमर्शियल लॉस? हाँ, कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस वो 3 मुख्य कारणों से होता है: मीटरिंग में गड़बड़ी, बिजली की चोरी, थेफ्ट और पिल्फरेजेस। मतलब ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, इंसान की नीयत की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। इसे रोकने के लिए बेहतर मीटर, सही बिलिंग और कलेक्शन, और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। तो सरकार इस AT&C लॉस को कम करने के लिए क्या कर रही है? सोर्सेज में कई योजनाओं का जिक्र है। हाँ, ये लड़ाई काफी पुरानी है। 2001 में APDRP योजना आई, 2008 में उसे रीस्ट्रक्चर किया गया, फिर 2014 में IPDS आई। ओके। फिर नवंबर 2015 में एक बड़ी योजना लॉन्च हुई, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। इसका मकसद था डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल संकट से बाहर निकालना। और सबसे हालिया कदम क्या है? सबसे नई और महत्वपूर्ण योजना है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है। RDSS? हाँ, और इसकी खास बात यह है कि ये कंडीशनल है। मतलब डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल मदद तभी मिलेगी जब वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स पूरे करेंगे और सुधार के रास्ते पर चलेंगे। अच्छा, तो अब परफॉर्मेंस लिंक्ड है। तो इस RDSS के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, AT&C लॉसेस को 2024-25 तक घटाकर 12 से 15% के नेशनल लेवल पर लाना। 20% से सीधे 12-15%। ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट है। बहुत। दूसरा है ACRR गैप को शून्य करना, 0। ACRR गैप, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल है जी। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि बिजली सप्लाई करने की औसत लागत और उससे होने वाली औसत कमाई के बीच का अंतर खत्म करना। मतलब कंपनी घाटे में ना चले, जितना खर्चा हो उतनी कमाई भी हो। सही पकड़ा। तीसरा लक्ष्य है आधुनिक डिस्कॉम्स के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करना। मतलब उन्हें टेक्नोलॉजी के लिहाज से 21वीं सेंचुरी के लिए तैयार करना। जैसे स्मार्ट मीटर्स लगाना, IT सिस्टम्स को आधुनिक बनाना। हाँ, बिल्कुल। और अंत में चौथा लक्ष्य, जो हम सबके लिए है, वो है उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी की, भरोसेमंद और सस्ती बिजली मुहैया कराना। तो ये साफ है कि चैलेंज काफी बड़ा है। RDSS जैसी स्कीम्स सही दिशा में एक कदम जरूर है। हाँ, लेकिन सोर्सेज ये भी साफ करते हैं कि असली चुनौती टेक्निकल से ज्यादा शायद पॉलिटिकल और सोशल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम रेलवे पे चर्चा करेंगे। इंडियन रेलवेज, भारत की लाइफलाइन। हाँ, लाइफलाइन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में हकीकत है। ये वो नसें हैं जो इस देश के हर कोने को मतलब एक साथ जुड़ती हैं। बिल्कुल, और इसका जो स्केल है वो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, स्केल तो मतलब दिमाग के परे हैं। बात कर रहे हैं 69,000 किलोमीटर ज्यादा के रूट नेटवर्क की। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, और वो भी एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर। ये अपने आप में कमाल की बात है। और इस नेटवर्क पर चलने वाले लोग, पैसेंजर ट्रैफिक के आंकड़े तो मतलब हैरान कर देते हैं। बिल्कुल, अगर हम कोविड से पहले की बात करें 2019-20 की, तो रेलवे ने 809 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। 809 करोड़ एक साल में? एक साल में? इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये भारत की पूरी आबादी का लगभग 6 गुना है। मतलब औसतन हर भारतीय साल में 6 बार ट्रेन से सफर करता है। हाँ, और फिर कोविड आया और 2020-21 में ये आंकड़ा गिरकर सीधे 1250 करोड़ पर आ गया। लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, सब कुछ थमसा गया था। लेकिन यहाँ पर रेजिलियंस दिखती है, वापसी की जो कहानी है। 2023-24 तक ये आंकड़ा 570 करोड़ तक रिकवर हो गया। और अब तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का प्रोजेक्शन है कि हम प्री कोविड लेवल को भी पार कर जाएंगे। एग्जैक्टली, 830 करोड़ तक। इससे पता चलता है कि रेलवे पर लोगों का भरोसा, उनकी निर्भरता कितनी गहरी है। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए जाहिर है पैसा भी बहुत लगता होगा। रेवेन्यू का क्या सीन है? बिल्कुल, 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से दिसंबर के बीच रेलवे ने 1.93 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। 1.93 ट्रिलियन? हाँ, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। वाह। लेकिन जितना बड़ा सिस्टम, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। हाँ, अब आते हैं असली बात पर। चैलेंजेस जैसे कि? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड। हमारे पास प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, विजन भी होता है, लेकिन उन्हें तेजी से जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ा टास्क है। और दूसरी चुनौती तो फिर पैसों की होगी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज की जरूरत बहुत ज्यादा है और पब्लिक रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। इसलिए अब फोकस इस बात पर है कि रेलवे खुद अपने इंटरनल सरप्लस कैसे बढ़ाए। मतलब अपनी कमाई से ही डेवलपमेंट का खर्चा निकालना। बिल्कुल, और इसके लिए उन्हें फाइनेंसिंग के नए और इनोवेटिव तरीके खोजने होंगे। पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। तो सरकार का फोकस अब कहाँ है? कुछ की एरियाज पर है, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक। हाँ, ताकि वो पैसेंजर ट्रेनों को डिस्टर्ब न करें। फिर हाई स्पीड रेल, ज्यादा कैपेसिटी वाले डिब्बे और इंजन, मतलब रोलिंग स्टॉक, और पोर्ट्स तक लास्ट माइल रेल कनेक्टिविटी। इन सब में प्राइवेट और एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। लाई को बेहतर बनाने के लिए इनिशिएटिव्स हैं और ग्रीन इनिशिएटिव्स पर भी काफी जोर है। अच्छा। हाँ, जैसे परिचालन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। और ग्रीन इनिशिएटिव्स का क्या मतलब है? मैंने ट्रेनों की छतों पर सोलर पैनल लगे देखे। हाँ, वो उसी का हिस्सा है। ट्रेनों की छतों पर और रेलवे की इमारतों पर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। लक्ष्य 50 मेगावाट बिजली पैदा करने का है। 50 मेगावाट? और ये रेलवे के 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के बड़े गोल का एक हिस्सा है। ये तो बहुत अच्छा है। और सेफ्टी? वो हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहता है। सेफ्टी को तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। हाँ। और इसका असर आंकड़ों में भी दिखता है, जो सबसे जरूरी है। क्या कहते हैं आंकड़े? 2018-19 में ट्रेन हादसों की संख्या 59 थी। 59? हाँ, 2019-20 में ये घटकर 55 हुई। हाँ। और 2024-25 में ये और घटकर सिर्फ 17 रह गई हैं। वाओ, 59 से 17, ये तो वाकई इंप्रेसिव है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। और मैंने प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में भी काफी सुना है। क्या अब ट्रेनें भी प्राइवेट कंपनी चलाएंगी जैसे एयरलाइंस चलती हैं? हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। न्यू रेलवे इनिशिएटिव के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल पर 150 जोड़ी ट्रेनें चलाने की इजाजत दी गई है। अच्छा। इसमें प्राइवेट कंपनी ही 151 मॉडर्न ट्रेन सेट्स को फाइनेंस, प्रोक्योर, ऑपरेट और मेंटेन करेगी। और किराया? दिलचस्प बात यह है कि उन्हें किराया तय करने की भी आजादी होगी। मतलब जैसे एयरलाइंस में होता है? बिल्कुल, इससे कंपटीशन बढ़ सकता है, सर्विस क्वालिटी सुधर सकती है। सही बात है। और वो किसान रेल क्या है, उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी। किसान रेल सर्विस ये 2020-21 के बजट में शुरू की गई थी। इसका मकसद है दूध, मांस, मछली, फल
और सब्जी जैसे पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाना। मतलब एक तरह से पटरी पर चलता हुआ कोल्ड स्टोरेज। एग्जैक्टली। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं और जो बर्बादी होती थी वो कम होती है। ओके, ये तो हुए आज के इनिशिएटिव्स। भविष्य को लेकर क्या प्लान है? व्हाट्स द लॉन्ग टर्म विजन? उसके लिए है नेशनल रेल प्लान, जिसे 2020-21 में डेवलप किया गया। इसका लक्ष्य है 2030 तक रेलवे को फ्यूचर रेडी बनाना। फ्यूचर रेडी मतलब डिमांड आने से पहले ही कैपेसिटी तैयार रखना। हाँ, प्रोएक्टिव अप्रोच, नॉट रिएक्टिव। इसका एक बहुत बड़ा टारगेट है फ्रेट ट्रैफिक में रेलवे का हिस्सा बढ़ाना। अभी कितना है? अभी करीब 27% है, इसे बढ़ाकर 45% करना है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि हजारों ट्रक सड़कों से हट जाएंगे। मतलब हाईवेज पे ट्रैफिक जैम कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी, जो मेक इन इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। वेरी स्मार्ट। खैर, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर, बुलेट ट्रेन। हाँ, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट। इस पर काम तेजी से चल रहा है। इसका क्या स्टेटस है? कहां से कहां तक बन रही है? इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका ने बनाई थी, जिसे भारत सरकार ने 2015 में मंजूरी दी। पहला कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से गुजरात के साबरमती अहमदाबाद के बीच है। 508 किलोमीटर का रूट और स्पीड? ऑपरेटिंग स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। 320? और इसकी लागत? मैंने सुना है कि ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हाँ, कुल लागत करीब 97,636 करोड़ है और इसे 7 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर ये डील बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका 81% यानी करीब 79,165 करोड़ जापान की ओडीए मतलब ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से आ रहा है। एक लोन के तौर पर? हाँ, लेकिन ये कोई मामूली लोन नहीं है, ये एक बहुत ही सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन मतलब आसान शर्तों वाला कर्ज? बहुत ज्यादा आसान। ये लोन 50 साल के लिए है, सिर्फ 0.1% के ब्याज पर। 0.1%? हाँ, और सबसे कमाल की बात है कि इसमें 15 साल का मॉरेटोरियम भी है। मॉरेटोरियम मतलब 15 साल तक कोई ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल। पहले प्रोजेक्ट पूरा करो, उससे कमाना शुरू करो और फिर 15 साल बाद चुकाना शुरू करो। ये तो किसी भी देश के लिए ड्रीम डील है। एब्सोल्युटली। लेकिन जब तक बुलेट ट्रेन आती है, हमारे पास वंदे भारत तो है ही। ओह यस, ट्रेन 18 जिसे अब वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। हाँ, भारत की पहली इंजनलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन। बिल्कुल, जिसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसकी सुविधाएं तो कमाल की हैं। मैंने खुद सफर किया है। 180 डिग्री घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी, सेंसर वाले बाथरूम फिटिंग्स। हाँ, मतलब पूरी फ्लाइट वाली फील देती है, लेकिन ज्यादा स्पेस और बेहतर नज़ारों के साथ। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है ना? हाँ, उन्होंने इसे डिजाइन और बिल्ड किया है। और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसे बनाने की लागत यूरोप से इंपोर्ट की जाने वाली एसई ट्रेन से 40% कम है। 40% कम? 40%। ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को बहुत कम कीमत पर बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और सुनने में आया है कि इसका अगला वर्जन ट्रेन 20 भी आ रहा है। हाँ, जो हमारी पुरानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों को, जैसे राजधानी और शताब्दी, उनको रिप्लेस करेगा। जी। तो कुल मिलाकर इंडियन रेलवेज एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सेफ्टी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी फ्यूचरिस्टिक परियोजनाएं हैं। और ये सिर्फ ट्रैवल को तेज और आरामदायक बनाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलने की क्षमता रखता है, चाहे वो किसान रेल के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाना हो या फ्रेट कॉरिडोर्स के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना हो। बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से कंपटीशन और एफिशिएंसी बढ़ने की भी उम्मीद है। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक में एक आम भारतीय का ट्रेन से सफर करने का अनुभव कितना बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम टेलीकॉम पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत सड़कें, बिजली, पोर्ट्स, ये सब आता है। लेकिन टेलीकॉम शायद आज इन सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। शायद नहीं, बिल्कुल हो गया है। ये किसी भी इकोनॉमी की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी है। हाँ, और भारत के केस में तो इसका रोल और भी बड़ा है, खासकर जब से सरकार ने जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल को अपनी योजनाओं का बेस बनाया है। बिल्कुल। आज किसी स्कीम का पैसा सीधे अकाउंट में आता है
और उसका अलर्ट मोबाइल पर। मतलब ये क्रांति बिना टेलीकॉम के तो सोची भी नहीं जा सकती थी। सही कहा। इसे सिर्फ बातचीत का जरिया समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये अब डेवलपमेंट और गरीबी कम करने का एक बहुत बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। सरकार का जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, उसका कोर आइडिया ही ब्रॉडबैंड फॉर ऑल रहा है। मकसद साफ है, हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंचे, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम किया जा सके। एग्जैक्टली। और ये खाई सिर्फ शहर और गांव के बीच की नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच, एक्सेस और अपॉर्चुनिटी के बीच भी है। और लगता है कि ये कोशिशें काम कर रही हैं। हमारे पास जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का डेटा है, वो तो यही दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ की है। आज एक बहुत मजबूत पोजीशन पे है ये। हाँ, मतलब जमीन पर असर दिख रहा है। चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस ग्रोथ की कहानी को और साफ करते हैं। मई 2024 तक भारत में टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या 1203.69 मिलियन थी, यानी लगभग 1200 करोड़। हाँ, 1200 करोड़। और इसमें भी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि लगभग 60% सब्सक्राइबर्स ग्रामीण इलाकों से थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब मोबाइल फोन अब कोई शहरी फिनोमेना नहीं रहा, ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ये नंबर पहुंच की गहराई तो दिखाता है, लेकिन असली कहानी, द रियल स्टोरी, वो डेटा की खपत में छिपी है। अच्छा। हाँ, 2017-18 से 2023-24 के बीच वायरलेस डेटा का इस्तेमाल 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। हाँ। आंकड़ों में देखें तो 4206 पेटाबाइट से बढ़कर 47,629 पेटाबाइट्स। पेटाबाइट्स, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। 10 गुना, ये नंबर हैरान करने वाला है। मुझे याद है कुछ साल पहले महीने का 1 GB डेटा पैक मिलता था और मैं तो महीने के आखिरी हफ्ते में फोन को एरोप्लेन मोड पे रखता था कि कहीं गलती से डेटा ऑन ना हो जाए। हाँ, हम सब ने किया है वो। और आज हम एक दिन में पूरी वेब सीरीज देख लेते हैं। सोर्स भी यही कहता है। एक औसत वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर दिसंबर 2023 में महीने का 19.47 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा था। बात है। और अब इसकी तुलना कीजिए मार्च 2014 से, जब ये सिर्फ 61.66 MB था। MB, 61 MB। हाँ। मेगाबाइट्स। MB से GB तक का सफर 61 MB से लगभग 19.5 GB। ये सिर्फ एक बढ़ोतरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की सोच बदलने जैसा है। 61 MB में आप शायद कुछ ईमेल चेक कर पाते या व्हाट्सएप मैसेज भेज पाते हैं। हाँ। और 19.5 GB में एक छोटा कारोबारी अपना पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम पर चलाता है। एक स्टूडेंट गांव में बैठकर MIT का कोर्स कर सकता है। ये डेटा नहीं, ये आकांक्षाओं का सैलाब है। The real story isn't about gigabytes, it's about the democratization of opportunity. वाह, तो ये डेटा का महाविस्फोट तो हो गया, और वो भी ज्यादातर 4G पर। ये सोचना ही कमाल है कि जब 5G पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हो जाएगा तब क्या होगा। तब सीन ही अलग होगा। ये सिर्फ वेब सीरीज जल्दी डाउनलोड करने से कहीं आगे की बात है ना? ऐप बहुत आगे की बात है। अनुमान है कि 2026 तक भारत में 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शंस होंगे, जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 27% होगा। ओके। लेकिन 5G सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड नहीं है, वो तो बस सतह की बात है। असली बदलाव आएगा इसकी लो लेटेंसी और हाई रिलायबिलिटी से। लेटेंसी मतलब हो जाता है। हाँ। हम हमेशा रिमोट सर्जरी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे बड़े-बड़े उदाहरण सुनते हैं। हाँ। पर एक आम भारतीय की जिंदगी में 5G से पहला बड़ा बदलाव क्या आएगा? मतलब कुछ ऐसा जो हमें तुरंत महसूस होगा? बिल्कुल। सबसे बड़ा फर्क आएगा गेमिंग में, खासकर क्लाउड गेमिंग में। अच्छा। जहां आपको हाई एंड कंसोल की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा, जो एजुकेशन और शॉपिंग में बहुत काम आएगा। मतलब मैं घर बैठे सोफा खरीद रहा हूँ और AR के जरिए देख सकता हूँ कि वो मेरे लिविंग रूम में कैसा लगेगा। एग्जैक्टली। और हाँ, इसका असर सिर्फ कंजम्पशन पर नहीं, प्रोडक्शन पर भी दिख रहा है। 2023-24 में मोबाइल फोन का निर्यात $15.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कुछ साल पहले ये महज $42 मिलियन था। तो ये मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब अब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े बाजार नहीं, बल्कि एक बड़े निर्माता भी बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जाहिर है ये ग्रोथ अपने आप नहीं हुई, इसके पीछे सरकार की पॉलिसीज का बड़ा हाथ रहा होगा। सॉसेज में कुछ हालिया पॉलिसी स्टेप्स का जिक्र है। हाँ, और इसमें सबसे जरूरी कदम है उन गांवों तक 4G पहुंचाना जहां अभी तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी।
ऐसे 24,680 गांव की पहचान की गई है जहां 2G 3G भी ठीक से नहीं चलता था। सोचिए, जब हम यहाँ 5G की बात कर रहे हैं, वहां के बच्चे शायद पहली बार बफरिंग के बिना YouTube वीडियो देख पाएंगे। ये उनके लिए दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा है। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एक खास कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान यानी CTDP भी है। नॉर्थ ईस्ट का टेरेन मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं, तो ये प्लान पहले की कोशिशों से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, पहले की योजनाओं में अक्सर लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक चैलेंज रहता था। इस प्लान में सिर्फ टावर लगाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें पावर सप्लाई और बैकहॉल कनेक्टिविटी, मतलब टावर को मेन नेटवर्क से जोड़ने का इंतजाम। हाँ, उस पर भी उतना ही जोर दिया गया है। इसके अलावा द्वीपों के लिए एक अलग CTDP है, जिसके तहत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है। ये तो गेम चेंजर होगा उन जगहों के लिए। बहुत बड़ा। इससे वहां सिर्फ टूरिज्म नहीं, IT और BPO जैसी इंडस्ट्रीज भी जा सकती हैं। और 5G के तेजी से रोल आउट के लिए भी कुछ किया गया है? यहाँ इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2022 का जिक्र है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? राइट ऑफ वे का सीधा मतलब है किसी जमीन पर टावर लगाने या केबल बिछाने की अनुमति। पहले ये बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। अच्छा। हर नगर पालिका, हर डिपार्टमेंट के अपने नियम थे और मंजूरी मिलने में महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते थे। इन नए नियमों ने इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और सेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब अब कंपनियों को 10 जगह चक्कर नहीं काटने पड़ते। सही पकड़ा, जिससे 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से लग रहा है। एक और टेक्निकल टर्म है नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 या NFAP। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि हवा में जो अदृश्य तरंगे हैं यानी फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ये उनका एक मास्टर प्लान है। एक तरह से हवा का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। हवा का ट्रैफिक मैनेजमेंट दिलचस्प है। हाँ, ये प्लान तय करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मोबाइल के लिए होगी, कौन सी टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कौन सी हवाई जहाज के नेविगेशन के लिए, ताकि सब कुछ बिना किसी इंटरफेरेंस के चले। बिल्कुल, मतलब आपका फोन कॉल टीवी के सिग्नल को या प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब न करे। ये एक बहुत ही जरूरी बैकएंड काम है, जिसके बिना कुछ भी स्मूथली नहीं चल सकता। ये सब सुनकर लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का मतलब ही बदल गया है। पहले सड़कें और पुल थे, अब डिजिटल हाईवे और फाइबर केबल हैं। बिल्कुल, और कोविड-19 ने तो इस बात पर मुहर लगा दी। जब सब कुछ बंद था, तब यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चला रहा था। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्कूलिंग, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन। हाँ, टेलीमेडिसिन, ये सब इसी की मजबूती की वजह से संभव हो पाया। सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो मुख्य फोकस एरियाज हैं, वो इसी नई हकीकत को दिखाते हैं। जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट को एक कोर यूटिलिटी बनाना, जैसे बिजली और पानी। एग्जैक्टली, अब ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। सही बात है। फिर उस पर आप बाकी चीजें बनाते हैं। हर नागरिक के लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी जो आधार ने दी। फिर डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में सबकी भागीदारी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण UPI है। और फिर नागरिकों को पब्लिक क्लाउड पर एक शेयरेबल प्राइवेट स्पेस देना। आप डिजिलॉकर की बात कर रही हैं। मुझे लगता है ये सबसे अंडररेटेड इनोवेशंस में से एक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये छोटी सी लगने वाली चीज असल में बहुत बड़ी सुविधा है। अब गाड़ी के कागज या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके चलने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक पुलिस रोके तो बस फोन दिखा दो। सही कहा, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को बदल रही हैं। और इस सब का आखिरी पिलर है एक सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस बनाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना भी उतना ही जरूरी है। भारत की डिजिटल यात्रा में आधार और UPI तो नींव के 2 मजबूत पत्थर बन गए हैं, लेकिन अब इसके ऊपर और भी कई लेयर्स बन रही हैं, जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है। हाँ, और इसमें कुछ बहुत दिलचस्प इनिशिएटिव्स हैं, जैसे उमंग, जहां एक ही ऐप से आप सैकड़ों सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, कोविन, जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मैनेज किया, ई-रूपी, और ट्रेड्स भी, जो छोटे व्यवसायों के लिए है। जी, और अब कुछ नई चीजें आ रही हैं, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर्स, ONDC, भाषिनी और OCEN। ये नाम सुनने में थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। चलिए ONDC को अनपैक करते हैं। इसे ई-कॉमर्स का UPI मूवमेंट कहा जा रहा है। क्या ये कहना जल्दबाजी होगी? मतलब क्या एक छोटा किराना दुकान वाला वाकई Amazon या Flipkart से compete कर पाएगा, सिर्फ एक ओपन नेटवर्क पर होने से? देखिए, UPI मूवमेंट कहना एक पावरफुल एनालॉजी है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है।
यूपीआई सफल हुआ क्योंकि वो एक सिंपल ट्रांजैक्शन था। राइट। ओएनडीसी में प्रोडक्ट डिस्कवरी, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर सर्विस जैसी कई कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं। एक छोटे दुकानदार के लिए सब मैनेज करना आसान नहीं होगा। तो फिर इसका पॉइंट क्या है? इसका मकसद उसे अमेज़न से कम्पीट कराना नहीं है। इसका मकसद है ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना। आज अगर आपको ऑनलाइन कुछ बेचना है तो आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट की शर्तों पर काम करना पड़ता है। वो एक तरह से गेटकीपर्स हैं। एग्जैक्टली। ओएनडीसी एक ऐसा हाईवे बना रहा है जहां कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है और कोई भी आकर खरीद सकता है बिना किसी एक कंपनी के गेटकीपर बने। ये ई कॉमर्स को प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से नेटवर्क सेंट्रिक बना रहा है। ओके, गॉट इट। और भाषा की दीवार को तोड़ना भारत जैसे देश के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? बहुत बड़ा। आज भी इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में है। भाषिनी, जो एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, इस दीवार को तोड़ रहा है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? सोचिए, एक किसान तमिलनाडु में अपनी भाषा में मौसम की जानकारी या मंडी के भाव पूछ सकता है और उसे उसी भाषा में जवाब मिलता है। ये डिजिटल इंक्लूजन का अगला लेवल है। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ये उभरती हुई तकनीकें अपने साथ नए रेगुलेटरी चैलेंजेस भी तो लाती होंगी। बिल्कुल। देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये ग्रेट है, लेकिन इनके साथ सिर दर्द भी आता है। नए चैलेंजेस, डेटा प्राइवेसी का सवाल है, एल्गोरिदम में भेदभाव का खतरा है, कंपटीशन कैसे निष्पक्ष रहे। हाँ, ये सब चुनौतियां हैं। सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे वैसा बनाता है। इसलिए सरकार इन डेवलपमेंट्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेगुलेशन हमेशा इनोवेशन से 2 कदम पीछे चलता है। एंड दैट्स द बिग चैलेंज हियर। मकसद ये है कि इनोवेशन को भी ना रोका जाए और नागरिकों के हितों की रक्षा भी हो। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। चलिए आगे बढ़। ठीक है, अब हम पीपीपी मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली फिल्म की तरह है। हाँ, सही बात है। सड़कें, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब एक तरह से देश की नसें हैं। लेकिन सवाल हमेशा यही रहता है कि इन अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से आता है। सरकार अकेले सब कुछ तो नहीं कर सकती। और यहीं पर एंट्री होती है पीपीपी की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर देश का विकास कर रही हैं। एक तरह की बिजनेस शादी है ये। एकदम सही। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की हो या असली, तभी चलती है जब रिस्क और जिम्मेदारी, मतलब रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा सही हो। आज हम यही देखेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ये शादी कैसे उतार चढ़ाव से गुजरी, कैसे कुछ मॉडल बुरी तरह फेल हुए और कैसे धीरे धीरे सरकार और प्राइवेट कंपनियां इस सही बंटवारे के फॉर्मूला तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहले जो आया वो था बीओटी मॉडल। हाँ, बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल। नाम तो बड़ा सीधा साधा लगता है। प्राइवेट कंपनी आए, सड़क बनाए, टोल वसूले, अपनी लागत और मुनाफा कमाए, और फिर कुछ सालों बाद वो हाईवे सरकार को सौंप दे। सिंपल। हाँ, कागज पर तो ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन लगती थी। सरकार को बिना पैसा खर्च किए चमचमाते हाईवे मिल रहे थे और प्राइवेट कंपनी को टोल से कमाई का एक लंबा मौका। लेकिन असलियत में सरकार ने लगभग सारा का सारा रिस्क प्राइवेट कंपनी के कंधों पर डाल दिया था। कैसा रिस्क? मतलब एक तो कंस्ट्रक्शन का रिस्क समझ आता है कि भाई सीमेंट लोहा वक्त पर पहुंचा या नहीं, मजदूर मिले या नहीं, लेकिन इसके अलावा और क्या था? अरे, कंस्ट्रक्शन रिस्क तो बस समझिए शुरुआत थी। असली सिरदर्द तो वो रिस्क थे जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। जैसे पहला और सबसे बड़ा जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन। हम सब जानते हैं भारत में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना कितना मुश्किल काम है। सही बात है। दूसरा, कानूनी पचड़े, लिटिगेशन। कोई भी कोर्ट में जाकर एक स्टे ऑर्डर ले आता था और प्रोजेक्ट सालों तक बस रुका रहता था। तीसरा, महंगाई का रिस्क, इन्फ्लेशन। प्रोजेक्ट अगर 5 साल लेट हुआ तो लोहे सीमेंट के दाम आसमान छूने लगते थे। और सोर्सेज में एक कमर्शियल रिस्क का भी जिक्र है, वो क्या था? वो इन सबसे बड़ा जुआ था। कमर्शियल रिस्क का मतलब है कि कंपनी को आज बैठकर ये अंदाजा लगाना पड़ता था कि अगले 20-30 साल तक उस हाईवे पर कितनी गाड़ियां चलेंगी।
उनका सारा प्रॉफिट, उनके बैंक का लोन, सब कुछ इसी ट्रैफिक के अंदाजे पर टिका था। अगर किसी भी वजह से ट्रैफिक उम्मीद से 20% भी कम रहा तो उनका पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता था। प्रोजेक्ट सीधे घाटे में। और सरकार की जिम्मेदारी क्या थी इसमें? वो सिर्फ रेगुलेटरी क्लियरेंसेस तक ही थी। बाप रे, ये तो ऐसा हो गया मानो किसी को घर बनाने को कहो पर उससे बोलो कि जमीन भी तुम खरीदो, हाँ, पड़ोसियों के झगड़े भी तुम निपटाओ, कल को मटेरियल महंगा हो गया तो वो भी तुम देखो, और सबसे बड़ी बात इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि उस घर में कोई किराए पर रहेगा भी या नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वजह थी कि ये मॉडल अनसस्टेनेबल हो गया। 2013-14 आते आते इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी, कई कंपनियों के ट्रैफिक अनुमान गलत साबित हुए और वो दिवालिया होने के कगार पर आ गईं। तो नए इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए होंगे। बिल्कुल, कोई भी ऐसे अंधे कुएं में पैसा नहीं डालना चाहता था। तो सरकार को समझ आ गया कि ये पार्टनरशिप ये एक तरफा नहीं चल सकती, कुछ तो बदलना पड़ेगा। हाँ, तब वे बीओटी एन्यूटी मॉडल लेकर आए। ये बीओटी टोल की गलतियों से सीखने की पहली कोशिश थी। सरकार ने कहा, ठीक है, हम आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म करते हैं, यानी ट्रैफिक की टेंशन। एकदम। सरकार ने प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा सिरदर्द हटा दिया, कमर्शियल रिस्क। सरकार ने कहा, आप ट्रैफिक की चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा। उस हाईवे पर एक गाड़ी चले या 1 लाख, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप बस अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाइए और उसे मेंटेन कीजिए। और बदले में? बदले में हम आपको हर 6 महीने में एक फिक्स्ड रकम देंगे, जिसे एन्यूटी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार की तरफ से दी जाने वाली ईएमआई होगी। जिस कंपनी ने सबसे कम सालाना पेमेंट की बोली लगाई उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बिल्कुल। ये तो प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन क्या इससे सरकार पर बोझ नहीं बढ़ गया? अब ट्रैफिक कम हो या ज्यादा, सरकार को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब एक तरह से सरकार ने सारा कमर्शियल रिस्क खुद पर ले लिया। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। यही इसकी दूसरी साइड थी। सरकार के नजरिए से इसमें एक मुश्किल थी। एन्यूटी पेमेंट सरकार के बजट पर एक लंबी अवधि का बोझ डालती है, जिसे फाइनेंस की भाषा में डिफर्ड लायबिलिटी कहते हैं। मतलब सड़क आज बन गई पर उसका भुगतान आने वाली सरकारें 15-20 सालों तक करती रहेंगी। हाँ, लेकिन उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का भरोसा जीतना जरूरी था। पर दिक्कत ये थी कि बाकी रिस्क अभी भी मौजूद थे। जमीन अधिग्रहण वाले। हाँ, जमीन अधिग्रहण में देरी, कानूनी पचड़े, कंस्ट्रक्शन की मुश्किलें। तो ट्रैफिक का रिस्क तो हट गया, पर बाकी रिस्क की वजह से धीरे धीरे ये मॉडल भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अनवायबल, मतलब अव्यवहारिक होता गया। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई पर बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलके फिर से बड़ी हो गई। तो अब दोनों शुरुआती मॉडल एक तरह से ठंडे बस्ते में जा चुके थे। सही। प्राइवेट सेक्टर डरा हुआ था, लेकिन देश को सड़कों की तो जरूरत थी। तब 2015 के आसपास सरकार ने एक तरह से इमरजेंसी बटन दबाया और ईपीसी मॉडल लेकर आई। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और मजे की बात यह है कि ये असल में पीपीपी मॉडल है ही नहीं। अच्छा। ये एक तरह से सरकार का स्टैंड था कि ठीक है, अगर पार्टनरशिप काम नहीं कर रही तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, हम पूरा पैसा देंगे, आप बस हमारे लिए सड़क बना दीजिए। मतलब ये एक सीधा साधा सरकारी ठेका बन गया, जैसे हम घर बनाने के लिए ठेकेदार को पैसे देकर काम करवाते हैं। बिल्कुल। तो फिर सारा बड़ा रिस्क जमीन का, महंगाई का, ट्रैफिक का, सब कुछ वापस सरकार के सिर पर आ गया। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी का रिस्क सिर्फ कंस्ट्रक्शन से जुड़ा था, जो किसी भी प्रोजेक्ट में एक सामान्य बिजनेस रिस्क होता है। ये एक अस्थायी समाधान था, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट। हाँ, ताकि रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकें। जिस कंपनी ने सबसे कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाने का वादा किया, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला। सरकार ने 100% फंडिंग खुद की। इसमें काम तो चलाया, पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि सारा वित्तीय बोझ वापस सरकार पर आ गया था। और फिर आया वो मॉडल जिसे अब तक का सबसे संतुलित और सफल मॉडल माना जाता है, HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाँ, मॉडल। इसके नाम में हाइब्रिड क्यों है? ये किन चीजों का मिक्स है? ये ईपीसी और बीओटी एन्युटी का एक बहुत ही स्मार्ट मिक्स है। एक ऐसी खिचड़ी जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया। अच्छा। इसमें प्रोजेक्ट की 40% कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान सरकार देती है। ओके। और 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है। अच्छा, तो सरकार भी शुरुआत से ही प्रोजेक्ट में आर्थिक रूप से भागीदार है। इससे प्राइवेट कंपनी का बोझ काफी कम हो जाता होगा, बैंक से लोन लेना भी आसान होता होगा। हाँ, लेकिन इस मॉडल की असली खूबसूरती इसके रिस्क एलोकेशन में है। यहाँ आकर सरकार ने सालों के अनुभव से सीखा हुआ सबक लागू किया। मतलब
जो सबसे बड़े और अप्रत्याशित रिस्क हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण, सरकारी क्लियरेंस और टोल से कमाई का कमर्शियल रिस्क, वो सरकार संभालती है। और प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी वो रिस्क लेती है जिसमें वो माहिर है, यानी समय पर अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन और बाद में मेंटेनेंस। और बदले में उन्हें सरकार से एन्युटी यानी सालाना पेमेंट मिलती है, जैसा बीओटी एन्युटी में था। एकदम। सड़क बनने के बाद उन्हें एक तय समय के लिए, आमतौर पर 15 साल के लिए फिक्स्ड पेमेंट मिलती है, जिससे वो अपना लोन चुकाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर महंगाई या किसी और वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो वो भी उसी 40-60 के अनुपात में बांटा जाता है। ये एक सच्ची पार्टनरशिप है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत के हिसाब से जिम्मेदारी उठाते हैं। सुनने में तो ये परफेक्ट मैरिज लगता है, पर क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? मतलब 40% पैसा देने के बाद भी सरकारी दखलंदाजी या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जैसी समस्याएं नहीं होती? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। प्रैक्टिकल दिक्कतें तो आती हैं। कई बार सरकार की 40% वाली पेमेंट में देरी हो जाती है, जिससे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो बिगड़ता है। लेकिन पुराने मॉडल्स की तुलना में, जहां कंपनी 100% अनिश्चितता में जी रही थी, HAM एक बहुत बड़ा सुधार है। सही। इसने प्राइवेट सेक्टर का भरोसा वापस जीता है और आज ज्यादातर हाईवे प्रोजेक्ट्स इसी मॉडल पर बन रहे हैं। तो हैम मॉडल ने नई सड़कें बनाने की गुत्थी को तो काफी हद तक सुलझा दिया, लेकिन सरकार के पास पहले से बनी हुई हजारों किलोमीटर की सड़कें भी हैं, जो खुद एक कीमती संपत्ति हैं। क्या उन्हें इस्तेमाल करके पैसा जुटाने का भी कोई तरीका है? यहीं पर एक और दिलचस्प मॉडल आता है, TOT, यानी टोल ऑपरेट ट्रांसफर। टोल ऑपरेट ट्रांसफर। जैसा कि आपने कहा, ये नई सड़कें बनाने के लिए नहीं है, ये पहले से बनी हुई मुनाफे में चल रही सड़कों के लिए है। इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। मतलब सरकार अपने पुराने कीमती सामान को किराए पर देकर एक मुश्त पैसा जुटा रही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। सरकार अपनी एक बनी बनाई चलती हुई हाईवे, जिस पे अच्छा खासा टोल कलेक्शन हो रहा है, उसे एक प्राइवेट कंपनी को लंबे समय के लिए, जैसे 20-30 साल के लिए लीज पर दे देती है। अच्छा। कंपनी सरकार को एक बहुत बड़ी रकम, हजारों करोड़, एक साथ दे देती है और बदले में उसे उस हाईवे को ऑपरेट करने, मेंटेन करने और टोल वसूलने का अधिकार मिल जाता है। और सरकार उस पैसे से, उस एकमुश्त पैसे से वो नए हाईवे बनाने में लगा सकती है। समझ गए। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है कैपिटल को अनलॉक करने का। और एक और मॉडल का जिक्र है सोर्सेज में, स्विस चैलेंज मॉडल। नाम सुनकर तो किसी रियलिटी शो जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का शार्क टैंक हो गया। कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का एक बहुत ही अनोखा और इनोवेटिव आइडिया लेकर आती है। सरकार को आइडिया पसंद आता है तो वो उसके प्रस्ताव को पब्लिक कर देती है। फिर दूसरी कंपनियों को चैलेंज दिया जाता है कि वो इससे बेहतर, सस्ता या ज्यादा कुशल प्रस्ताव लेकर आएं। वाह। और फिर क्या होता है जब कोई बेहतर प्रस्ताव ले आता है? जो पहला आइडिया लाया था उसका क्या? यहाँ एक ट्विस्ट है। जो सबसे अच्छा काउंटर प्रस्ताव आता है उसे पहली वाली कंपनी को मैच करने का मौका दिया जाता है। ओह। इसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल कहते हैं। अगर वो मैच नहीं कर पाती तो प्रोजेक्ट नई कंपनी को मिल जाता है। अगर मैच कर लेती है तो प्रोजेक्ट उसी को मिलता है। लेकिन क्या इसमें किसी तरह के पक्षपात या फर्स्ट मूवर एडवांटेज की गुंजाइश नहीं है? मतलब जो कंपनी पहला आइडिया लेकर आई वो तो प्रस्ताव को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती है, जिसे मैच करना दूसरों के लिए मुश्किल हो। ये इसका एक क्रिटिसिज्म जरूर है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये इनोवेशन को बहुत बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट कंपनियों को खुद से नए आइडियाज लेकर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके को पारदर्शी मानते हुए मंजूरी दी थी। और ये सिर्फ रेलवे ही नहीं, बल्कि अब कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य रोड और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये साफ है कि ये सारे मॉडल सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करने पर विचार हो रहा है। बिल्कुल। पार्टनरशिप का दायरा अब बढ़ रहा है। अब तो एक कदम और आगे PPP, 4P। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। पीपल पार्टनरशिप मतलब इसमें आम जनता भी सीधे तौर पर शामिल है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये मॉडल नया नहीं है। 2001 से कृषि क्षेत्र में सिंचाई, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें किसान खुद प्रोजेक्ट की लागत का लगभग 10-15% हिस्सा देते हैं, ताकि उनके खेतों तक पानी की नहरें और नालियां बन सकें। अच्छा। सरकार और प्राइवेट कंपनी बाकी का पैसा लगाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब जब लोगों का अपना पैसा लगा हो तो वो उस चीज की देखभाल भी बेहतर तरीके से करते होंगे।
एक ओनरशिप की भावना आ जाती होगी। हाँ, जैसे जब सोसाइटी में सब मिलकर पार्क में झूले लगवाते हैं तो सब ध्यान रखते हैं कि कोई उसे तोड़े नहीं। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। जब लोगों की भागीदारी होती है तो प्रोजेक्ट की सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। वो उसकी देखरेख करते हैं, उसे अपना समझते हैं। माना जा रहा है कि ये मॉडल स्थानीय स्तर पर, चाहे वो शहर हो या गांव, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, क्लिनिक, सामुदायिक केंद्र को बेहतर बनाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। स्मार्ट सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक में इसका बड़ा रोल हो सकता है। तो जोखिम भरे एक तरफा मॉडलों से लेकर सरकार की जिम्मेदारी उठाना और फिर एक संतुलित हाइब्रिड मॉडल बनाने तक ये सफर काफी लंबा और सीखने वाला रहा है। एक तरह से ट्रायल एंड एरर से ही सही रास्ता मिला है। हर फेल हुए मॉडल ने अगले मॉडल के लिए एक जरूरी सबक दिया। बीओटी टॉल ने सिखाया कि सारा रिस्क प्राइवेट प्लेयर पर नहीं डाल सकते। बीओटी एन्युइटी ने ट्रैफिक रिस्क हटाया पर दूसरे रिस्क बने रहे। ईपीसी एक जरूरत थी लेकिन स्थायी समाधान नहीं था। हाँ, और फिर इन सब के सबको मिला के हैम मॉडल बना जिसने रिस्क और जिम्मेदारी का सही बंटवारा किया। इससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जटिल काम में कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि लगातार सीखते हुए और सुधार करते हुए ही सही पार्टनरशिप बनती है। चलिए आगे बढ़। ठीक है, तो अब हम हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ। भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए 2011 में जो आबादी 37.7 करोड़ थी, वो 2030 तक 60 करोड़ हो जाने का अनुमान है। अरे वाह, मतलब करोड़ों लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। पानी, सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल। इन सब चीजों का इंतजाम कैसे होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब में सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनकी हम आज विस्तार से पड़ताल करेंगे। अच्छा। हम देखेंगे कि आम आदमी के घर के सपने से लेकर देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक क्या कुछ हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले उस बुनियादी जरूरत की बात करते हैं जिसके बिना शहर में गुजारा नहीं, घर। लेकिन यहाँ एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ 2012 में 1.8 करोड़ परिवारों के पास घर नहीं था और दूसरी तरफ 2011 में 1.1 करोड़ से ज्यादा घर खाली पड़े थे। ये क्या माजरा है? ये एक क्लासिक पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है, खासतौर पर बड़े शहरों में। जैसे मुंबई में करीब 5 लाख, दिल्ली में 3 लाख घर खाली। ओके। और गुड़गांव में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, वहां 26% घर खाली हैं। 26%? मतलब हर 4 में से 1 घर खाली है? हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों? लोग घर खरीद कर उसे खाली क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़े हैं अनक्लियर प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता की कमी। अच्छा। और वीक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, यानी किराएदार और मकान मालिक के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का ठीक से लागू ना हो पाना। और एक और बड़ी वजह है लो रेंटल यील्ड्स। लो रेंटल यील्ड्स, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से किराया बहुत कम मिलता है। ओके। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, पर उसे किराए सिर्फ 20-25 हजार मिल रहा है। तो वो सोचेगा कि किराएदार रखने की झंझट से अच्छा है घर खाली ही पड़ा रहे, प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ ही रही है। समझ गया। और इसी चक्कर में रेंटल हाउसिंग का चलन भी कम हो गया है। बहुत ज्यादा। आंकड़े बताते हैं कि 1961 में 54% लोग किराए पर रहते थे, जो 2011 में घटकर सिर्फ 28% रह गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो शहर में नए आते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। हाँ, वो तो तुरंत घर नहीं खरीद सकते। उनके लिए रेंटल हाउसिंग एक लाइफलाइन होती है। इसी फ्लूइड पॉपुलेशन की मोबिलिटी, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर हो या सोशो इकोनॉमिक लैडर पर ऊपर चढ़ना हो, किराए के घरों पर बहुत निर्भर करती है। तो इस पूरी समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने हाउसिंग फॉर ऑल का नारा तो बहुत सुना है। हाँ, हाउसिंग फॉर ऑल एक बड़ा मिशन है और इसके तहत सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAU, जो 2015 में लॉन्च हुई थी, राइट? जी, 2015 में। इसके 4 मुख्य वर्टिकल हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ। जरूर। पहला है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, ISSR। इन सीटू मतलब उसी जगह पर। सोचिए, शहर के बीच में कोई झुग्गी बस्ती है,
सरकार किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ मिलकर उसी जमीन पर एक बिल्डिंग बनाती है। ओके। झुग्गी में रहने वालों को वहीं पर पक्के फ्लैट मिल जाते हैं और बिल्डर बची हुई जगह पर फ्लैट्स बनाकर बेच सकता है। मतलब सबको फायदा। हाँ, थ्योरेटिकली। अब दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, CLSS। ये तो मिडिल क्लास के लिए होगा। बिल्कुल, ये निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए है। मान लीजिए कोई परिवार पहली बार घर खरीद रहा है और होम लोन लेता है, तो सरकार उनके लोन पर ब्याज में सब्सिडी देती है, जो करीब 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी AHP। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहां किफायती दाम पर घर मिलते हैं। ठीक है। और चौथा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, या BLC। अच्छा। अगर किसी के पास अपनी छोटी सी जमीन है पर कच्चा मकान है, तो सरकार उसे पक्का मकान बनाने के लिए सीधे 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये तो घर की बात हुई, लेकिन शहर में और भी तो जरूरतमंद लोग होते हैं, जैसे रेडी पटरी वाले। हाँ, उनके लिए भी कुछ है? जरूर। एक है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, DAYNULM। ये शहरी गरीबों को स्किल ट्रेनिंग और अपना काम शुरू करने के लिए सस्ते दर पर लोन दिलाने में मदद करता है। और कोविड के बाद भी एक योजना आई थी इनके लिए। हाँ, PM स्वानिधि योजना। इसने उन 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को सहारा दिया जिनका काम लॉकडाउन में ठप हो गया था। अच्छा, वो 10,000 वाला लोन? जी, उन्हें 10,000 रुपए का छोटा लोन दिया गया ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। और अगर वो समय पर किश्तें चुकाते हैं तो 7% की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, तो घर और आजीविका की बात हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, सड़कें, रेलवे, बिजली, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब NIP लॉन्च की गई। NIP? इसके तहत 2020 से 2025 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए। 100 लाख करोड़? हाँ, करीब $1.4 ट्रिलियन का निवेश करने का प्लान है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। पैसा आएगा कहाँ से और किन चीजों पर खर्च होगा? इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है एनर्जी, 24%, फिर सड़कें 19%, शहरी इंफ्रा 16% और रेलवे 13%। ओके। और फंडिंग की बात करें तो 39% केंद्र सरकार, 39% राज्य सरकारें और 22% प्राइवेट सेक्टर से आने की उम्मीद है। लेकिन भारत में बड़े प्रोजेक्ट्स का मतलब है देरी और लाल फीताशाही। हाँ, इस समस्या से निपटने के लिए क्या कोई प्लान है? इसी के लिए अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया। गति शक्ति? आप इसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक तरह का गूगल मैप्स समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसमें रेलवे, सड़क, पोर्ट्स, टेलीकॉम जैसे 16 मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा है सिंक्रोनाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन। पहले क्या होता था? सड़क बनी और फिर खोद दी। एग्जैक्टली। सड़क विभाग ने नई सड़क बनाई, कुछ महीने बाद टेलीकॉम वाले आए और केबल डालने के लिए उसे खोद दिया। हाँ। अब गति शक्ति पोर्टल पर सब देख सकते हैं कि कौन कहाँ क्या प्लान कर रहा है। इससे प्लानिंग बेहतर होती है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक उदाहरण है कि कैसे एक रेलवे लाइन के रास्ते को थोड़ा सा बदलकर घने जंगल से गुजरने से बचा लिया गया। अच्छा। जिससे फॉरेस्ट क्लियरेंस का लंबा वक्त और पैसा दोनों बच गया। बढ़िया। इसका मुख्य लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है, जो भारत में GDP का 14% है। 14%? जबकि विकसित देशों में सिर्फ 8% है। प्लान तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत है। सबसे पहली है प्रोजेक्ट डिलेज, जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है। फरवरी 2025 तक भी 419 प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे थे। बाप रे। दूसरी बड़ी समस्या है लैंड एक्विजिशन। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल है और 2015 के बाद से जमीन की लागत 3.5 गुना तक बढ़ गई है। और पैसों की कमी भी तो एक मुद्दा होगी। हाँ, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स एक और बड़ी चुनौती है। साथ ही PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की अपनी कमजोरियां रही हैं। और इन सब के ऊपर है अर्थव्यवस्था की ट्विन बैलेंस शीट की समस्या। ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, ये क्या है?
ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ सरकारी बैंकों के पास बहुत ज्यादा फंसे हुए कर्ज मतलब एनपीएस हैं, ओके। इसलिए वो और लोन नहीं दे पा रहे, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां खुद भारी कर्ज में डूबी हैं, इसलिए वो नया निवेश नहीं कर पा रही। तो मतलब दोनों ही फंसे हुए हैं। हाँ, ये एक तरह का गतिरोध है। हालांकि सरकार ने आईबीसी और एनएआरसीएल जैसे कदमों से इसे सुधारने की कोशिश की है। और फिर कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, इन सब का भी तो असर पड़ा होगा। बिल्कुल, इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है और अनिश्चितता बढ़ाई है। लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी तो होंगे। हाँ, है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें गिरने से लागत कम हुई है, पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है, और बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता कैसा दिखता है? आगे का रास्ता चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण है। वैश्विक मंदी के कारण निर्यात पर असर पड़ सकता है, सही बात है। लेकिन भारत की मजबूत घरेलू मांग एक बड़ा सहारा है। भविष्य इंडस्ट्री 4.0 और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें ऑटोमेशन, आईओटी जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। मतलब टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा। बिल्कुल, अगर भारत इन अवसरों का सही इस्तेमाल कर सका तो विकास की गति बनी रह सकती है। Okay. So we hope you liked today's discussion on Chapter 10, Industry and Infrastructure of Indian Economy by Ramesh Singh. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad. Jai Hind.